दिस वन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये पियानो बेसिक्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था इसकी हम एक बार फटाक से समरी लेते हैं। हमने ये कवर किया था कि पहली दूसरी सरगम कौन सी होती है, एक बार देख लेते हैं। और दूसरी, साथ ही साथ हमने ये भी कवर किया था कि ऑक्टेव क्या होता है। उसके हमने बेसिक डेफिनेशन, वर्ड लाइन डेफिनेशन हमने कवर की थी। और हमने ये भी कवर किया था कि कौन से हम फिंगर लगाते हैं कौन से की पे। हमने ये सीखा था कि हम सा पे ये लगाते हैं, रे पे ये लगाते हैं, गा पे ये, मा पे ये, पा, धा, नी, सा, है ना। वी आर गोना टू स्टार्ट आवर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू ऑक्टेव। बिफोर गोइंग ऑन, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली जाकर नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को अनेबल कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पियानो में रुचि पड़ने लगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट। एक हारमोनियम में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा पियानो है, पर बेसिकली हम हारमोनियम की बात करते हैं। एक हारमोनियम में 3 सप्तक होती हैं, 3 ऑक्टेव होती हैं। ऑक्टेव मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ 12 कीज। ठीक है, हम किन्हीं भी 12 कीज को ले, ये तो एक्चुअली दूसरे ऑक्टेव में आ रही है, मैंने आपको इसलिए गिनवा दिया। ठीक है, तो अगर हम किन्हीं भी 12 कीज को आपस में लें तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्टेव। फॉर एग्जाम्पल, हम बेसिकली अपनी ऑक्टेव को यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ माइंड इट, ऑक्टेव एंड स्केल आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ऑक्टेव आप कहीं से भी, ऑक्टेव आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और स्केल जो होता है उसको आप चाहो तो एक, जहां से आपने ऑक्टेव स्टार्ट किया है उसे एक ही ऊपर से स्टार्ट करो या एक ही नीचे से स्टार्ट करो, पर आपका जो स्केल है उसके सारे नोट्स आपके उस ऑक्टेव में कवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस वीडियो में ऑक्टेव अपना यहां से स्टार्ट किया है। ये हमारी 12 कीज हो गई। आप यहां से भी ले सकते थे या फिर यहां से भी। ठीक है, तो ये टोटली आपकी मर्जी होती है, आप इसको कहां से भी स्टार्ट करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में मैंने यहां से अपना ऑक्टेव स्टार्ट माना है। ठीक है, तो ये आपको मैं इस वीडियो में इसी के बेसिस पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्टेव के कुछ बेसिक नाम जान लेते हैं। अगर आप एक हारमोनियम पे हो तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप ऑक्टेव को लोकेट कैसे करोगे, आप ऑक्टेव को ढूंढोगे कैसे, कहाँ पे वो ऑक्टेव पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिटेंड करता हूँ कि ये चीज एक हारमोनियम है। कैसियो पे हो तो भी सेम चीज लगेगी। आपका जो पूरा कैसियो है या पूरा हारमोनियम है उसमें आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको की देखनी है, कौन सी की है उसके आप 12 काउंट करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे ये की है। ठीक है, मैंने 12 काउंट किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और फिर मैंने 12 काउंट किया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, जब आप काउंटिंग करते करते किसी ऐसे ऑक्टेव पे पहुंच जाते हैं जिसकी आवाज ना आपको ज्यादा भारी लगती है ना आपको ज्यादा तीखी लगती है, ठीक है, तो उसमें हम आज बेसिक्स जानेंगे।
तो इस ऑक्टेव को सबसे पहले हम एक नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं मध्यम सप्तक। मध्यम सप्तक, इसकी आवाज मीठी होती है, ना ज्यादा तीखी ना ज्यादा भारी। इसमें बेसिकली हम गाते और बजाते हैं। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में जो पियानो बेसिक्स का पार्ट 1 था, उसमें हमने इसी ऑक्टेव में हमने अपने सरगम बजाई थी। ठीक है, तो नाउ वी कैन गो टू द सेकंड डेफिनेशन। इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे, अगर आप इधर देखें ध्यान से, तो फिर इधर आप देखेंगे कि नोट्स के ऊपर एक बिंदी लग रही है और इधर आप देखेंगे कि नोट्स के नीचे एक बिंदी लग रही है। तो इस बिंदी का कंसेप्ट जो होता है वो इस मध्यम सप्तक में बिल्कुल भी नहीं होता। इधर बेशक होता हो, पर इधर हमारा मध्यम सप्तक में कुछ भी डॉट्स नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली गाते और बजाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक जो आपकी ये मध्यम सप्तक से बिल्कुल एक पीछे जो सप्तक होती है, जो ऑक्टेव होती है, इसे हम मंद्र सप्तक बोलते हैं। इस सप्तक, इस ऑक्टेव की आवाज भारी होती है। इसमें जिनकी आवाज भारी होती है, फॉर एग्जाम्पल कई मेल्स की आवाज भारी होती है, वो इसमें गायन का अभ्यास करते हैं। तो इस ऑक्टेव में क्योंकि इसकी आवाज भारी होती है, तो जिन लोगों की आवाज भारी होती है उसके लिए आइडियल होती है। ठीक है, तो इसमें स्वर अगर हम लिखें, तो हिंदी के स्वर अगर आप देखें तो फिर इनके नीचे एक डॉट लगी हुई है ना। जैसे धा के नीचे एक डॉट है, नी के नीचे डॉट है, इस धा के नीचे भी डॉट है। पर ये बार आप देखेंगे, बार की वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा ये बार होता क्या है। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि सिंपली इनके नीचे एक डॉट लगी हुई है हिंदी अल्फाबेट्स के नीचे। तो इसको हम मंद्र सप्तक से डिनोट करते हैं। जो भारी होती है उसके नीचे हम एक डॉट लगाते हैं। डॉट को फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको समझा था, डॉट को हम एक वेट मानते हैं, जिसका जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा भारी होगा, इसकी आवाज भी उतनी ज्यादा भारी है। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब इसमें जो डॉट है, हम डॉट को ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने इसको किस तरह से याद किया था कि इसमें जो वेट होता है वो इतना ज्यादा हल्का होता है कि आप इसे पूरा हाथ के ऊपर ही उठा सकते हैं। ये मैं बस आपको अपना याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पर आप किसी और तरीके से आप चाहें, आप ये याद रख लें कि अगर हम इस ऊपर तार सप्तक में जाएंगे तो फिर इसके ऊपर डॉट लगेगी, अगर हम मंद्र सप्तक में जाएंगे तो इसके नीचे डॉट लगेगी, अगर हम मध्यम सप्तक में रहेंगे तो इसमें डॉट ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो तार सप्तक की बात करते हैं। इसकी आवाज बहुत ज्यादा तीखी होती है। तो जिन लोगों की आवाज बहुत ज्यादा तीखी होती है, ऑब्वियसली वही लोग इसमें गाने बजाने का प्रयास करते होंगे। देखिए आप, इसकी आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच की है। ठीक है, इनमें आप देखोगे इन नोट्स के ऊपर एक बिंदु लग रहा है। ठीक है, एक बार फटक से हम समराइज करते हैं क्या था। हमने सबसे पहले सीखा कि एक हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। हम कैसे अपने पहले सप्तक को डिनोट करेंगे, हम तब तक एक के बाद एक स्वर बजा के देखते जाएंगे जब तक हमें कोई ऐसा स्वर न मिल जाए जहाँ पे हमारी आवाज ना ज्यादा मीठी है, ना ज्यादा तीखी है, या ना ज्यादा भारी है। ठीक है, तो उसमें अगर हमें ऐसी कोई 2 कीज मिलती है, एक के बाद एक 2 काली कीज मिलती है जिनकी आवाज मीठी है। ठीक है, तो जो पहली की होती है उससे हम अपना स्टार्ट करते हैं बजाना। ठीक है, तो आप सरगम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो आप आने वाली वीडियो में बजाएंगे उसका आप यहीं से प्रयास करें, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप अगर सरगम के साथ गाने का भी अभ्यास करते हैं तो आप अपनी आवाज को भी, अगर आप अपनी आवाज के हिसाब से फिर सरगम की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी आवाज ज्यादा भारी है तो आप इसमें बजाएं, तो अगर आपकी आवाज ज्यादा हल्की है तो आप इसमें बजाएं। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि मध्यम सप्तक में हम बेसिकली बजाते हैं। मंद्र सप्तक में जो होता है, जिनकी आवाज भारी होती है वो लोग बजाते हैं।
और इनके नोटेशंस के नीचे एक डॉट लग जाती है। मध्यम सप्तक में नहीं होती। और तार सप्तक जिन लोगों की आवाज ज्यादा तीखी होती है, ज्यादा हाई पिच की होती है, वो लोग इसमें गाते या बजाते हैं। इसमें ऊपर एक डॉट लग जाती है। ठीक है, तो अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सप्तक किसे कहते हैं, इसमें हम थोड़ी और डिटेल में चलेंगे। सप्तक किसे कहते हैं, ऑक्टेव हम किसे कहते हैं। ऑक्टेव हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ 12 कीज इज कॉल्ड ऑक्टेव। 12 स्वरों के समूह को ऑक्टेव सप्तक कहते हैं। ठीक है, आप ऑक्टेव को अपना कहीं से भी मान सकते हैं, बस आपकी एक शर्त है, आपकी जो नोटेशंस आप चाह रहे हैं वो उस ऑक्टेव में पूरी होनी चाहिए। ऑक्टेव फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से भी मान सकता हूँ और यहाँ से भी मान सकता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ से माना है, तो ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 12 काउंट करूँ तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस ऑक्टेव के बाहर जाके मुझे ये की मिलती है ना, तो इस ऑक्टेव के बाहर जाके मुझे ये की मिलती, तो फिर मैं इस केस में इसको अपने ऑक्टेव के अंदर नहीं मान सकता था। तो मुझे इसी नी को अपने ऑक्टेव के अंदर मानना पड़ता। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑक्टेव अपना यहीं से स्टार्ट करें। अगर आप बिगनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपना सा से ही ऑक्टेव स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि आपके नी तक आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सा से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले सा से स्टार्ट करते हैं, तो आपने 12 गिना तो आप यहाँ पे पहुंच गए और ये नहीं उस ऑक्टेव के बाहर है। सो अगर आपको उसी ऑक्टेव के अंदर आप कहेंगे कि आप उसी ऑक्टेव के अंदर बजा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी स्वर आप बजा रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये सारे मेरे उसी ऑक्टेव के अंदर हैं, तो आपको अपने स्केल को लाना पड़ेगा। स्केल क्या होता है, स्केल जिस की को भी आप अपना सा मानते हैं उसको हम स्केल कहते हैं। ज्यादातर स्केल और ऑक्टेव एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अपना सा मानता हूँ, तो अगर कोई मेरे से पूछे गाना, फॉर एग्जाम्पल मैं गाना बजा रहा हूँ, ये गाना कौन से स्केल में है, तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना गाना लेट से मैं इधर बजा रहा हूँ, तो इंग्लिश नेम भी आपको पता होना जरूरी है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपना सा माना है। ठीक है, मैंने इसको अपना सा माना है, तो फिर अगर कोई मुझसे पूछे गाना कौन से स्केल में है, तो फिर मैं जवाब दूंगा डी स्केल, क्योंकि डी जो इसका अक्षर है इंग्लिश में, उसको मैंने अपना सा माना है। अगर मैंने इसको माना होगा तो फिर मैं बोलूंगा सी स्केल में है। तो सी, जिसको भी आप अपना सा मानते हैं, उसको आप स्केल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब उन 12 स्वरों के अंदर जो 3 टाइप के स्वर आते हैं उनको जान लेते हैं। एक ऑक्टेव के अंदर 12 स्वर होते हैं, उसके अंदर 7 शुद्ध स्वर होते हैं जिनके अंदर हम अपनी सरगम बजाते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। ठीक है, सारे गामा पा धा नी, ये तो आपके 7 शुद्ध स्वर हो गए, ये आप जानते ही हैं। और 4 कोमल स्वर, 4 कोमल स्वर जानने से पहले हम एक बार तीव्र स्वर जान लेते हैं। जो आपका माँ और पा के बीच में जो नोट पड़ता है उसे हम तीव्र कहते हैं, माँ तीव्र। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए आप देखेंगे माँ के ऊपर ऐसे स्लैंटिंग स्लैश लगा दिया हमने, तो इसको माँ तीव्र कहेंगे। और ये हमारा 1 तीव्र हो गया, ये टोटल हमारे 8 स्वर हो गए। तो 12 माइनस 8 4 बचता है, तो अब 4 हमारे होते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस केस में इसको सी हैश को अपना सा माना है। ठीक है, सी हैश को मैंने अपना सा माना है। ठीक है, तो उसकी सरगम मैं इस प्रकार से बजाऊंगा। तो इस जिसको आपने अपना सा माना है, उससे अगर आप बिल्कुल एक नीचे ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपना सा माना है, तो इससे मैं बिल्कुल एक नोट नीचे आ जाऊंगा, तो मुझे ये की मिलेगी, राइट, है ना। सो मैं इसे अपना इस बार अगर सा मानूं, तो इसके जो रे गा
और धा और नी जो होगा वो मेरा इस सा के हिसाब से रे कोमल और गा कोमल और धा कोमल और नी कोमल होगा, समझे नहीं? तो एक बार और देखते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल मेरा सी हैश ये है, इसको मैंने सा मान रखा है, तो अगर मैं बिल्कुल इससे एक नोट नीचे आता हूँ तो फिर मुझे ये मिला। तो मेरा इस वाले सा के अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस के लिए इसको C1 बोल रहा हूँ और इसको C2 बोल रहा हूँ, है ना? सो C1 का जो रे है वो तो आपका बेसिक रे हो गया, पर अगर मैं C2 की रे की बात करूं, C2 क्या है? आपके सा के बिल्कुल एक नोट नीचे, मैं पहले बता चुका हूँ। C2 का जो रे होगा वो C1 के हिसाब से रे कोमल होगा, उसको आप नीचे एक बार लगा दोगे, रे कोमल होगा C1 के हिसाब से, ठीक है? और ये बार ऑक्टेव के हिसाब पे मैटर नहीं करता, आपको बस एक बार लगाना होता है। और ऑक्टेव हो तो आप बिंदु अपने आप लगा सकते हो। तो C2 का जो रे है वो C1 के रे के अकॉर्डिंग रे कोमल होगा। C2 का जो गा है वो C1 के अकॉर्डिंग गा कोमल होगा। और सेम जो है वो धा और नी के हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो आई होप अब तक जो मैंने आपको बताया वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं जितना अच्छा मैं बता सकता था मैंने उतना अच्छे से आपको बताया है, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो नाउ आपको कमेंट भी करना है, यू नो दैट, और आप इसका अभ्यास कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद।